अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन एनर्जी। सही। लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हमने बोला कि भाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, जो कि हमने कैलकुलेट किया, जो क्या आ रहा था रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन हमने की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, कि nth ऑर्बिटल के अंदर यानी कि किसी भी शेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि भाई एनर्जी जो है हमारे पास, एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि कितनी आ रही थी हमारे पास, माइनस के 1/n स्क्वायर। सही है, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने लास्ट क्लास में। और इसके बाद हमने बोला कि भाई के की वैल्यू होती है कांस्टेंट, जो कि होती है 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 या फिर 1313 किलो जूल पर मोल। अच्छा, तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो करना है हमने कि भाई चेंज इन एनर्जी, कि हमने बोला कि भाई चेंज इन एनर्जी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, चेंज इन एनर्जी कब कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे जब हमने बोला कि भाई एक शेल है, कि भाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड शेल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके, ये लोअर ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट तो लोअर ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट से यानी कि लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके जा रहा है किसी हायर ऑर्बिट में। ये थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल, इसका मतलब हायर ऑर्बिट। जितना शेल बढ़ता जाएगा ऑर्बिट भी बढ़ता जाएगा, तो थर्ड शेल और फर्स्ट शेल। तो मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है हायर ऑर्बिट में यानी कि तीसरे शेल में, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन जैसे जंप करके यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पे एनर्जी कम होगी। तो अब एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि भाई कितना फर्क आया। जैसे कि मैंने बोला 50 जूल यहाँ पे एनर्जी थी इसकी, और यहाँ पे आया तो 100 जूल हो गई। तो अब कैलकुलेट करना है कि भाई कितने का चेंज आया। तो आप लोग बोलोगे कि भाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है, माइनस करवा के, कि भाई ज्यादा वाले में से कम वाले को हमने माइनस करवा दिया तो एनर्जी कैलकुलेट हो गई कि भाई चेंज जो है इतने का आ रहा है। तो फॉर्मूला हमने वही लिखा, हमने बोला कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, हमने उल्टा बोला कि भाई लोअर से हायर में या फिर हायर से लोअर में, बात एक ही है। सही। तो हमने बोला कि भाई जब हायर से लोअर में ऑर्बिट में जंप करेगा सो द चेंज इन एनर्जी, तो जो चेंज इन एनर्जी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया कि भाई डेल्टा ई बराबर है E2 माइनस E1। इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, चेंज इन एनर्जी को। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात की कि भाई चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब एनर्जी, मैंने बताया कि भाई एनर्जी जो है किसके बराबर थी, हमने लास्ट क्लास में एनर्जी निकाली किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो फॉर्मूला ड्राइव किया कि भाई एनर्जी बराबर है -k 1/n का स्क्वायर, यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, तो k 1/n का स्क्वायर। तो E जब इसके बराबर है तो E2 किसके बराबर हो जाएगा, K तो कांस्टेंट है, बस E2 में क्या हो जाएगा, n चेंज हो जाएगा, यानी कि n क्या हो जाएगा, n2 का स्क्वायर हो जाएगा। E2 अगर मैं निकाल रहा हूं, E निकाला तो n का स्क्वायर था, E2 निकाला तो n2 का स्क्वायर हो जाएगा। E1 निकालूंगा तो n2 की जगह पे n1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो E2 निकाला तो n2 का स्क्वायर, E1 निकाला तो n1 का स्क्वायर। बाकी k कांस्टेंट है तो k की वैल्यू k जो है हमने उसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद E2 भी पता चल गया, E2 इसके बराबर है, E1 इसके बराबर है, दोनों की वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। जब इस इक्वेशन के अंदर पुट किया तो डेल्टा E E2 इसके बराबर था तो इसकी जगह पे ये लिख दिया, और E1 जो कि इसके बराबर था तो उसकी जगह पे ये लिख दिया। बीच में माइनस आ रहा था और माइनस, और फिर ये इसका माइनस, तो ये रहा माइनस। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो N1 जो है प्लस का हो रहा है और N2 जो है प्लस का हो रहा है। आपको पता है कि माइनस वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, तो इस वाली वैल्यू को यानी कि k 1/n1 का स्क्वायर को उसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। सही है, दोबारा बता रहा हूं, कुछ किया नहीं, बस ये माइनस का था N2 और N1 प्लस का था, तो हमने इसको यूं कर दिया कि भाई N1 यहाँ पे आ गया प्लस का
और माइनस वाला यहाँ पे आ गया n2 का स्क्वायर। सही है, तो वैल्यूज पुट की कि भाई डेल्टा ई इसके बराबर हो गया। अच्छा, अब k यहाँ पे और यहाँ पे भी k है, यहाँ पे n1 है और यहाँ पे n2 है, तो कॉमन हमारे पास सिर्फ k है यहाँ पे, तो k को हमने कॉमन यहाँ से ले लिया। k को जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो डेल्टा ई इज इक्वल टू k 1/n1 का स्क्वायर, k कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 1/n1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो गया। सही, तो ये निकल गई चेंज इन एनर्जी कि भाई चेंज एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, k 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, इनका इसका सवाल जो है आता है, तो वो जो है एक साथ ही सवाल होते हैं, मतलब सारे सवाल, मतलब जो उसका सवाल होता है कि कैलकुलेट द वेव नंबर, यानी कि आपको सवाल ये आएगा कि भाई कैलकुलेट द वेव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यानी कि इससे स्टार्ट करना है और आपको कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो वहां से, यहां से आप स्टार्ट करेंगे शुरू से और यहां तक आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी दोबारा बता दूंगा सवाल समझाने के बाद कि भाई सवाल कैसे आता है। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, सही है, तो फ्रीक्वेंसी की हमने बात की। फ्रीक्वेंसी के लिए एक इक्वेशन यूज की, प्लैंक्स इक्वेशन, जो कि हम यूज करते हुए आ रहे हैं। प्लैंक्स थ्योरी हमने पढ़ी कि प्लैंक्स ने क्या कहा था। इसी तरह उसी थ्योरी के अंदर हमने पढ़ी थी एक इक्वेशन कि डेल्टा ई बराबर है एच न्यू के। एच क्या है हमारे पास, एच हमने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्लैंक्स थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा। और यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू डिनोट कर रहा है किस चीज को, फ्रीक्वेंसी को। सही है, तो एच न्यू जो कि बराबर है डेल्टा ई के। अच्छा, डेल्टा ई की वैल्यू हमने लास्ट इक्वेशन में ड्राइव की हुई थी, तो लास्ट चेंज इन एनर्जी में हमने ड्राइव किया, तो डेल्टा ई इसके बराबर है, तो डेल्टा ई की जगह पे हमने इस इक्वेशन को पुट कर दिया। तो एच न्यू जो कि बराबर था डेल्टा ई के, डेल्टा ई की जगह पे ये पूरी वैल्यू ऐसे आ गई। फिर उसके बाद निकालना हमने क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यानी कि न्यू निकालना है, एच तंग कर रहा है, एच यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एच यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, k अपॉन एच हो गया, और इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया। जहां पे h क्या है, हमने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में एक हमारे पास है वेव नंबर। वेव नंबर किस चीज का, फोटोन का। फोटोन हमने बात की, फोटोन क्या होता है, जो एनर्जी जो होती है किस चीज की, लाइट की जो एनर्जी होती है, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, हमने बोला, तो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, तो जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, फोटोन का। सही है, तो हमने फोटोन निकालना है, फोटोन की जो है, फोटोन का जो है हमने वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर हमने बोला कि भाई वेव नंबर निकालने के लिए हमने एक इक्वेशन रखी कि भाई फ्रीक्वेंसी, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी बराबर है वेव नंबर इनटू सी। ये वेव नंबर, इसको वेव नंबर से डिनोट करते हैं। तो और ये सी आपको पता है क्या होता है, सी होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने बोला कि भाई फ्रीक्वेंसी जो कि किसके बराबर आ रही थी, यहां पे हमने एक इक्वेशन लिखी कि भाई फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली थी, फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है k अपॉन एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये ऐसी उतारा, इसकी जगह पे हमने जो इसकी इक्वेशन हमने निकाली हुई थी उसकी इक्वेशन हमने पुट कर दी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास वेव नंबर तो है, लेकिन उसके साथ एक चीज तंग कर रही है हमें, जो कि सी। सही है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हम सी को जो है दूसरी तरफ लेके चले गए कि हम जो है सी को, सी यहाँ पे जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जाके सी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड के अंदर आ गया, तो k अपॉन सी एच। अच्छा, अब k कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, और h को तो हमने बोला, h तो नाम ही सही कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं, हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जब हमने बात की, उसकी रेडियस निकाल रहे थे, तब भी हमने बहुत सारे कांस्टेंट आए, सारे कांस्टेंट्स को हटा के हमने एक कांस्टेंट यूज कर लिया, और वो क्या यूज किया था, ए नॉट। और ए नॉट का नाम क्या है, बोहर्स कांस्टेंट। सही है, तो बोहर्स ने अक्सर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि अपने नाम पे ही जो है कांस्टेंट के नाम रख रहे होते हैं। सही है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, तो बिल्कुल एज इट इज जिस तरह बोहर्स ने क्या किया, ए नॉट यूज किया, उसको नाम दिया बोहर्स कांस्टेंट का। ये इक्वेशन बताई थी किसने, राइडबर्ग ने।
तो उन्होंने क्या किया, सारे कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट यूज कर लिया जो कि आर एच। अब आर एच क्या है, वेयर आर एच इज राइडबर्ग कांस्टेंट। आर एच क्या है भाई, राइडबर्ग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हटा के राइडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, इनकी वैल्यू हमें पता होती है। अब जब इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जिसको हमने आर से एच से रिप्लेस कर दिया, तो आर एच की वैल्यू निकल जाएगी। आर एच जो कि किसके बराबर होगा, आर एच इज राइडबर्ग कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होगी 10967800 मीटर इनवर्स। सही है, उसका यूनिट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम पॉइंट को उधर लेके जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.7 पॉइंट उधर लेके जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 पॉइंट उधर लेके गए तो 1.096 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी, या तो ये वैल्यू भी चल जाएगी, या तो ये ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो इस तरीके से हमने जो है वेव नंबर को भी कैलकुलेट कर लिया कि वेव नंबर जो है किसी भी फोटोन का, जो एनर्जी जो आ रही है हमारे पास, उसका वेव नंबर जो है कितना होगा। ठीक है, तो अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।